Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss fifth unit of our paper, neurophysiological basis of behavior, and this unit is related to the methods of neurophysiology. Means how we study human brain or animal brain. So there are several methods which is being used to study the different aspect of brain structure and function. So today I will going to discuss some of these techniques. First of all, we will discuss about methods of visualizing and living human brain structure. अभी इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सब पहला शुरुआत हम लोग कर रहे हैं लिविंग ब्रेन से, बाद में आएंगे और भी जो टेक्निक्स अलग अलग दी हुई हैं। तो लिविंग ब्रेन की स्टडी के लिए जो भी टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो सब ज़्यादातर नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स होती हैं। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स का मतलब होता है जिसमें ब्रेन को क्षति न किया जाए, नुकसान न पहुंचाया जाए और बिना नुकसान पहुंचाए उसका अध्ययन किया जाए। इसमें भी अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के उनका अध्ययन किया जा सकता है। कुछ टेक्निक्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की स्टडी के लिए उपयुक्त हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर जानने के लिए। कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट के लिए उपयोगी हैं, जिसके आधार पर आप ब्रेन के अंदर होने वाले फंक्शंस को, क्रियाकलापों को देख समझ सकते हैं। और कुछ है जो दोनों के लिए यूजफुल हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं एक्सरे बेस्ड टेक्निक से। एक्सरे बहुत कॉमन चीज है, आपको पता है कि डायग्नोसिस में अगर खास तौर से बोन से रिलेटेड डायग्नोसिस है तो ब्लड टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो है टेक्निक एक्सरे है। एक्सरे का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉर्मल, वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, लेकिन ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अध्ययन के लिए जो एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स है वो थोड़ी सी अलग है। नॉर्मल जो आपका डिजिटल या मैनुअल एक्सरे होता है उसमें एक एक्सरे बीम आपके बॉडी से पास कराई जाती है और जो टिश्यूज होते हैं वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बोन्स होती हैं वो एक्सरे को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि एक्सरे बोन्स को पार नहीं कर पाता है एक्सरे जो होता है, इसलिए वो जो छाया चित्र उसका बन जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है बोन्स एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जब हम ब्रेन की बात करें या फिर नर्वस सिस्टम के अध्ययन की बात करें तो केवल एक्सरे से काम नहीं चलता है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो मॉडिफिकेशन के आधार पर कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रास्ट एक्सरे। कंट्रास्ट एक्सरे एक्सरे की ही तरह होता है, पर इसमें जो है डाई या कुछ कहें कि कुछ खास तरह के जो है केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
और जब एक्सरे को पास कराते हैं, वो एक्सरेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। सराउंडिंग टिश्यूज के तुलना में वो एक्सरेस को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी वजह से एक कंट्रास्ट कंडीशन बनती है और वो इमेज जो है आपको जो प्लेट पर देखने को मिलती है। तो एक्सरे में, नॉर्मल एक्सरे में जो बोनी पार्ट्स होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके आधार पर ये आपका एक्सरे जो है इमेज तैयार होती है। लेकिन जो कंट्रास्ट एक्सरे है उसमें हम खास तरह के केमिकल, जिसको डाई कहते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं और जहां जहां ये डाई होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सराउंडिंग तुलना जो है टिश्यूज की तुलना में ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वो जो है एक नॉर्मल टिश्यू और जहां पर ये डाई होती है, उन दोनों के स्ट्रक्चर में या उनके इमेज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं और इस आधार पर ये जो है आप देख पाते हैं। ठीक, तो इसी तरह की एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी। दिस इज द कंट्रास्ट एक्सरे बेस्ड टेक्निक। ठीक है, ये सेरेब्रल एंजियोग्राफी है, ये एक्सरे बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो एंजियोग्राम, सेरेब्रल एंजियोग्राम प्रोड्यूस करती है, जिसके द्वारा डॉक्टर्स ब्लड वेसल्स में, जो आपके हेड और नेक के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उनमें किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज या एबनॉर्मलिटीज को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ब्लड में एक कंट्रास्ट मीडियम या डाई इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है, इसके सहायता से जो एक्सरे क्रिएट होती है, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा क्लियर आपको दिखते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, कोई एबनॉर्मलिटीज है, सो डॉक्टर कैन डिटेक्ट सच काइंड ऑफ ब्लॉकेज एंड एबनॉर्मलिटी इन योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो हम लोग स्ट्रोक की बात करते हैं, ब्रेन हैमरेज की बात करते हैं, तो ये हैमरेज और स्ट्रोक में यही एबनॉर्मलिटीज होती हैं। स्ट्रोक में जो होता है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का फ्लो बाधित होता है। जबकि हेमरेज के कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर कर जाती हैं और ब्लड ब्रेन में आपके डिफ्यूज कर जाता है। सो दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन योर हेड एंड नेक। आपको जो अगर कोई प्रश्न होगा तो आप अपना उसको लिखते जाएंगे, हम लोग बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या आप बीच में भी चाहे तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। थर्ड ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अब दूसरे जो टेक्निक्स की हम लोग बात करें, एक्सरे बेस्ड टेक्निक की, मेथड्स की, ये बहुत कॉमन है और जनरली आप जो है इस टेक्निक से आप परिचित हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्सरे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, इसको कहते हैं सीटी स्कैन, आपने बहुत नाम सुना होगा। और आजकल कोविड में तो खूब सीटी स्कैन हुआ, चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ। ठीक है, सीटी स्कैन क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड एक्सरे प्रोसीजर है। और इसकी खासियत क्या है कि दिस टेक्निक प्रोवाइड अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, ये एक्सरे
जो है 2D देता है, लेकिन सीटी स्कैन में ज्यादातर 3D, 3 डायमेंशनल होते हैं। देखिए नॉर्मल सीटी स्कैन और ये जो है, जो डाई बेस्ड सीटी स्कैन है, इसमें डिफरेंस होता है। जो नॉर्मली जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे की तरह ही होता है, कि अगर बोनी पार्ट्स का सीटी स्कैन करना है, सो इट कैन बी परफॉर्म विदाउट यूजिंग एनी डाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्लड वेसिकल्स का, इंटेस्टाइन का, या फिर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ब्रेन का करना है, तो उसके लिए कुछ खास तरह के मटेरियल यूज करें। सीटी स्कैन आपके पूरे बॉडी का हो सकता है, ध्यान देने की चीज है, सीटी स्कैन केवल ब्रेन का नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी बोन बेस्ड स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं, तो उसके लिए हमको किसी प्रकार के डाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हमको किसी इस तरह के स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, सॉरी, जिसमें बोन नहीं है बल्कि ब्लड वेसल्स है, वहां पर आपको एक खास तरह का डाई मटेरियल यूज करना होता है। ठीक है, जो उस बॉडी पार्ट को हाईलाइट कर सके। ये जो कंट्रास्ट मटेरियल है, जो डाई है, जब एक्सरे उससे जो पास होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक व्हाइट इमेज आप जो है प्लेट पर देखते हैं। ठीक है, तो सीटी स्कैन जो है एक तरह से 3 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रेन का, वो देता है। सीटी स्कैन आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ऐसे भी पिक्चर में देखा होगा, कि एक मशीन होती है जो एक तरह से उसमें चैम्बर की तरह होता है, और व्यक्ति को उसको जो है लाइक पोजीशन में उसके अंदर डाला जाता है, खासतौर से अगर हेड करता है, और उसमें जो है रोटेटेड एक्सिस पर घूमने वाली जो है मशीन लगी होती है, और वो आपके ब्रेन के डिफरेंट एंगल से जो है तस्वीर लेती है, या कह सकते हैं एक्सरे करते हैं। तो वो जो रोटेट होने वाली जो प्लेट है उसके अंदर जो होती है, उसी की वजह से वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से आपका क्या है 360 डिग्री पर वो मूव कर सकती है, पूरा कंप्लीट वो मूव करती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल पिक्चर आपके ब्रेन की के द्वारा ली जा सकती है। ये दो जो टेक्निक्स हमने बात की वो एक्सरे बेस्ड थी। अभी मैं आगे जो नेक्स्ट टेक्निक है बात करने जा रहा हूँ, वो है मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड। इन टेक्निक्स की प्रॉब्लम क्या है कि एक्सरेज बॉडी के लिए, चाहे उसका लेक्स एक्सपोजर हो चाहे हाई एक्सपोजर हो, हमेशा नुकसानदेह होती है। और सीटी स्कैन नॉर्मल एक्सरे की तुलना में कई गुना ज्यादा हार्म पैदा करती है, क्योंकि वहां पर जो है एक्सरेज की बीम बहुत अधिक होती है और कई एंगल से जाती है। तो इस हार्म से बचाने के लिए कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड टेक्निक। मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड टेक्निक्स जो है, जिसमें एक्सरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसी मशीनें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं आपके
ब्रेन के आसपास या जिस भी बॉडी पार्ट का करना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड टेक्निक में ये भी बहुत पॉपुलर टेक्निक है, जिसको कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या इमेजरी। ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी है, ये 3D इमेज प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसका जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है वो बहुत हाई होता है। सीटी स्कैन की तुलना में इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन, कहते हैं ना, इस रेजोल्यूशन का मतलब आप जानते ही हैं। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जो है, जो कैमरा होता है, हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती जाती है। रेजोल्यूशन अच्छा होने का मतलब क्वालिटी से। स्पेशियल रेजोल्यूशन जो होता है एमआरआई का, ध्यान देने की चीज है कि एमआरआई केवल स्ट्रक्चरल aspect of your brain can be measured by this MRI. So this MRI produce 3D image with high spatial resolution. स्पेशियल रिजोल्यूशन इसका बहुत अधिक होता है, ठीक है। और ये जो एमआरआई होती है, जब एमआरआई परफॉर्म की जाती है, तो इसका जो आधार है, जो प्रिंसिपल है, एमआरआई जो मशीन है वो हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, के द्वारा इमिटेड होने वाली जो वेव्स हैं उनका मेजरमेंट करके ये इमेज तैयार करती है एमआरआई, ठीक है। और जब आपके जो डिजायर्ड पार्ट है, जो ब्रेन का एरिया है जिसका मेजरमेंट करना है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जब एक्टिवेट की जाती है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स जो है वेव इमिटेट करते हैं, उनसे वेव्स निकलती हैं, और ये वेव्स जो होते हैं उन्हीं का मापन इस एमआरआई में होता है, ठीक है। तो एमआरआई के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम इमेज के टर्म में देखें, तो एमआरआई प्रोवाइड अ क्लियरर इमेज ऑफ द ब्रेन इन कंपैरिजन टू सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन डाई बेस्ड टेक्निक है। सीटी स्कैन में जो है एक्सरे प्रोवाइड की जाती है, और एमआरआई में किसी भी प्रकार का कोई एक्सरेज नहीं पास किया जाता है, बल्कि जो हाइड्रोजन एटम्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद जो उसमें से निकलते हैं, उनके वेव्स का मेजरमेंट करके ये जो है 3D इमेज तैयार करती है, ठीक है। तो इस टर्म में देखें तो एमआरआई इज बेटर देन सीटी स्कैन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सरे का एक्सपोजर नहीं किया जा रहा है। और दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का कोई डाई या कंट्रास्ट मटेरियल आपको एमआरआई में यूज नहीं करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड जो टेक्निक्स हैं, उसमें भी ये दूसरी टेक्निक है, ये एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी या इमेजिंग। ये एमआरआई का ही एडवांस रूप है। एमआरआई में हम केवल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, उसके फंक्शन के बारे में कोई जानकारी हमको एमआरआई में नहीं होती है, इवन सीटी स्कैन में भी नहीं होती है। सो हाउ टू स्टडी अ लिविंग ब्रेन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज मोर एक्टिव, या विच वी कैन से विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। जैसे आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं,
आप कोई चीज सोच रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, इन तमाम ऐसे कंडीशंस के दौरान ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, अगर इस प्रकार की चीजों का अध्ययन करना हो तो हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से कोई सहायता नहीं मिलती। सो मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड टेक्निक्स में ये दूसरा जो एडवांसमेंट है वो है एफएमआरआई का। और दिस एफएमआरआई प्रोवाइड इमेज ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर एज वेल फंक्शन बोथ। ठीक है, एमआरआई की तरह एफएमआरआई में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है, जिसके द्वारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट को जो है मेजर किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो वैसे ही मेजर किया जाता है जैसे एमआरआई में किया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज इमेज्ड यूजिंग वेव इमिटेड बाय हाइड्रोजन आयन। जब मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो हाइड्रोजन आयन से जो वेव्स निकलती हैं, उन्हीं वेव्स के आधार पर ये स्ट्रक्चर, ये जो है की इमेज तैयार की जाती है। लेकिन जो फंक्शन उसका है, ठीक है, वो एक अलग तरीके से मापा जाता है। तो फंक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन और आयरन, ब्लड में ऑक्सीजन और आयरन जो होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेक्शन से, ठीक, जो वो सिग्नल्स निकलते हैं उनके आधार पर ये जो है इमेजेस तैयार करती हैं। ठीक है, तो कौन सा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव था, ये जानने के लिए इस फंक्शनल इमेज को जो है डेवलप किया जाता है। इंटरेक्शन है ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल। ठीक, सो एफएमआरआई फॉर फंक्शनल एस्पेक्ट, एफएमआरआई डिटेक्ट दिस ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल, उसको कहते हैं बोल्ड सिग्नल। बी ब्लड, ओ ऑक्सीजन, एल लेवल एंड डिपेंडेंट। तो ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल क्या है ब्लड में, आपको पता है कि जो हमारा न्यूरॉन है उसको दो ही चीज चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है, और ये ब्लड के थ्रू ही आपके ब्रेन में पहुंचता है। मैंने आपको ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में भी बताया था। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपके ब्रेन को 3 मिनट तक ही रोक दी जाए तो ब्रेन सेल डेड हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ब्रेन का जो पार्ट किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और इसी ऑक्सीजन और आयरन के इंटरैक्शन के द्वारा जो सिग्नल क्रिएट हो रहा है उसको ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल कहते हैं। उसी को हम एफएमआरआई में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो बोल्ड सिग्नल है, ठीक है, वो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो चेंज होता है, ठीक है, जो लोकलाइज चेंज होता है, जो ब्लड में जो ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है और उसमें जो ऑक्सीजन, जो ब्लड ऑक्सीजन जो है जनरेट होती है, उस सब के आधार पर ये बोल्ड सिग्नल क्रिएट होता है जिसको एफएमआरआई डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूरल एक्टिविटीज होती है न्यूरोवास्कुलर कपलिंग के टर्म में,
उसमें ऑक्सीजन के, ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल में जो चेंज आता है या ब्लड के फ्लो में जो चेंज आता है, उसके आधार पर ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करके ये एफएमआरआई फंक्शनल इमेज तैयार करता है। ठीक है, तो जब आप कोई भी स्टडी किसी भी कॉग्निटिव टास्क के परफॉर्मेंस के दौरान करते हैं, ठीक है, कोई काम आप कर रहे होते हैं, which part of your brain is involved in that particular activity can be measured by this fMRI technique. अब इसी तरह के कुछ और भी मेथड हैं, जिसमें एक मेथड है डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। ये भी एफएमआरआई का, सॉरी एमआरआई का एक वेरिएशन है, और इसको कहा जाता है कि डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। ये सब अभी आप इस सब के बारे में बहुत आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाली टेक्निक नहीं है। आप एमआरआई के बारे में जानते होंगे, सीटी स्कैन के बारे में जानते होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के, क्योंकि ये अभी ज़्यादातर स्टडी में ही, लैब में ही यूज हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक के पर्पज से बहुत कम यूज होते हैं। सो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल variation of MRI technique is diffusion tensor imaging. तो diffusion tensor imaging, this is important to study the pathway, किसी भी चीज का कोई पाथवे क्या है, रास्ता क्या है। तो आपको हम लोग बताते हैं ना कि आंख से कोई भी चीज जो है इस ओसिपिटल लोब तक कैसे जाती है, कान से कैसे आपके जो है अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स को जाती है। तो अगर किसी पाथवे का अध्ययन करना, so this diffusion tensor imaging is important for study or identifying those pathways along which water molecules rapidly diffuse. इस टेक्निक की जो खासियत है वो जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिफ्यूजन के आधार पर ये वर्क करती है। ठीक है, जो भी ट्रैक्ट्स हैं, जो एक्सॉन के बंडल्स हैं, उनके द्वारा ये वाटर का डिफ्यूजन ब्रेन में होता है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम पाथवेज का या ट्रैक जो होती हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के डिफ्यूजन पर बेस्ड टेक्निक है। ठीक है, जब वाटर का डिफ्यूजन होता है, फ्लो होता है, ठीक है, तो उस फ्लो पर जो है ये टेक्निक बेस्ड है। जैसे अभी ऑक्सीजन के उसके इमिटेशन पर बता रहा था मैं, उसी तरह की एक और जो है टेक्निक है जो लिविंग ब्रेन स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है रेडियोएक्टिव बेस्ड टेक्निक में ही आती है, वो है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसको कहते हैं पेट स्कैन। जैसे ये एमआरआई है, ये एमआरआई में एफएमआरआई है, और ये एफएमआरआई का ही दूसरा वर्जन है डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। तो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, एमआरआई और एफएमआरआई इसी के वेरिएशंस में। लेकिन रेडियो एक्टिविटी बेस्ड जो दूसरी टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पेट स्कैन। ये भी नाम आपने सुना होगा। 2004 में पहली पेट स्कैन इंडिया में लॉन्च हुई थी, आपसे 15-16 साल पहले। PET scan is an imaging test that help reveal how tissues and organs are functioning. ठीक है, so PET scan is also useful technique to study the functional aspect of your brain.
नॉट द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एस्पेक्ट। पेट स्कैन में क्या होता है कि ये पेट स्कैन में रेडियो एक्टिव ड्रग, जिसको हम लोग ट्रेसर कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और उसके द्वारा ये एक्टिविटीज ट्रेस की जाती है। ये टेस्ट किसी भी बीमारी को या उसको होने से पहले या उसके अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको कहते हैं 2DG, आपने इसका नाम बड़ा सुना होगा इधर बीच। कोरोना के इलाज के लिए एक नई दवा खोजी गई है, 2DG हो रहा था। ये 2DG कुछ नहीं है, ये 2DG 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है। और 2-डीऑक्सी ग्लूकोज क्या है? इट इज अ जो है कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसी तरह से एक FDDG भी है, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। एक प्रकार के जो है फ्लोरोसेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इनको इंजेक्ट किया जाता है उन आर्टरीज के अंदर जो आपके ब्रेन को जाती है। ये ग्लूकोज की तरह होता है और आपके ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन ग्लूकोज समझकर इनको एब्जॉर्ब कर लेती, पर वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिव मतलब जो है एक्टिविटी आपकी वहां पर डेवलप की जाती है, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिविटी पर आधारित है, तो इसमें जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की खासियत आपको मालूम है कि वो सेल्फ इमिटेशन करता है। ऑक्सीजन लेवल के लिए, हाइड्रोजन लेवल के, ये सब के आयंस के इमिटेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी जो है, जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सब्सटेंस है, वो सेल्फ इमिटेशन क्रिएट करते हैं और उन्हीं इमिटेशंस को एक्सेस करके ब्रेन की फंक्शनिंग को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पेट स्कैन, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, तो ये जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब जानते हैं, उसी तरह से पॉजिट्रॉन्स वो होते हैं, उन्हीं का इमिशंस होता है और उस इमिशंस को डिटेक्ट करने के लिए मशीनें लगी होती हैं और उसके आधार पर जो इमेज तैयार होती है उसके द्वारा आप फंक्शनल एस्पेक्ट को कर सकते हैं। अब हमने एफएमआरआई और पेट स्कैन दोनों की चर्चा की। अब हम लोग इसके थोड़ा कंपैरिजन को देखें। तो एफएमआरआई और पेट में जो महत्वपूर्ण क्या है कि पेट एक तरह से ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एफएमआरआई में वी आर इंजेक्टिंग नथिंग, बट इन पेट वी आर इंजेक्टिंग 2-डीऑक्सीग्लूकोज और वी कैन से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एफएमआरआई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों इमेजेस देता है, लेकिन पेट में केवल फंक्शनल होता है। स्पेशियल रेजोल्यूशन एफएमआरआई का पेट की तुलना में बेटर होता है। सो एफएमआरआई से हम पूरे इंटायर ब्रेन की 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इसके एक्टिविटीज। पेट में इस तरह का नहीं, तो पेट एफएमआरआई से कुछ मामले में वीक है। पेट और एफएमआरआई ये दोनों ही टेक्निक्स इसी प्रकार का जो है ब्रेन एक्टिविटीज और कॉग्निटिव एक्टिविटीज के बीच कोई कॉजेशन प्रोवाइड नहीं करते। कारण जो है वो क्लियर नहीं होता है।
तो कॉजेशंस के लिए कुछ और टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, जिसमें है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसको कहते हैं TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि स्कल के ठीक सामने एक क्वाइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट के एक्टिविटीज को कुछ देर के लिए टर्न ऑफ कर सकता है। इस तरह से हम जो है कॉग्निटिव और बिहेवियरल जो असेसमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये रिवर्स कॉजेशन है। अगर हम ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को टर्न ऑफ कर दें, so what is the disruption on your cognition and behavior due to turn off that particular portion of the brain has been occurred is being measured by this TMS। तो ये रिवर्स कॉजेशन कह सकते हैं आप। जैसे पेट में पाया कि भाई इस पार्ट का इस फंक्शन में रोल है, तो ट्रांसक्रेनियल में उसी पार्ट को जब टर्न ऑफ कर देंगे तो दैट फंक्शन मस्ट बी इन्फ्लुएंस। ये जो है कॉजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है। यहाँ पर टर्न ऑफ नहीं बल्कि स्टिमुलेशन किया जाता है, टर्न ऑन किया जाता है। ठीक है, इसी एरिया में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके जो है उस पार्ट को टर्न ऑफ करते हैं, उसके फंक्शनिंग को टेम्पररी रोकते हैं। लेकिन जो ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन में जो है इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित करके इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया जाता है इस काल पर, दोनों दो इलेक्ट्रोड, और उसको हम लोग जो है जैसे इलेक्ट्रोड तो ब्रेन के अंदर भी प्लेस किया जा सकता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले उसमें करेंगे मेथड्स में। लेकिन जो ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन होता है इसमें जो है इलेक्ट्रोड आपके स्काल पर प्लेस करके इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू उसको एक्टिवेट करके जो है उस टेम्पररी एक्टिविटीज की वजह से ब्रेन के किस कॉग्निटिव मतलब ब्रेन के जिस एरिया में ये स्टिमुलेशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट आपके कॉग्निशन और व्यवहार पर पड़ता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा रेडियो एक्टिविटी बेस्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड और एक्सरे बेस्ड। उसी तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के भी और भी तरीके हैं। ठीक है, बॉडी सरफेस से तमाम ऐसे चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें मेजर्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी है। आपको पता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG जिसको कहते हैं। EEG आपके ब्रेन का जो वो होता है, ब्रेन वेव्स होती हैं, उनको मापा जाता है। ब्रेन में तमाम तरह के वेव्स होती हैं, खासतौर से जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा है, ये 4 तरह के ब्रेन वेव्स 5 तरह के होती हैं। तो खासतौर से स्लीप की स्टडीज के लिए, राउजर की स्टडीज के लिए, इस सब की स्टडीज के लिए या एपिलेप्सी वगैरह की स्टडीज के लिए ये EEG कराया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा फिर जो एक्टिविटीज होती है वो पेपर पर जो है ग्राफ के रूप में आती है। ठीक है, उसी तरह मैग्नेटोइंसेफेलोग्राम है, ये भी न्यूरल एक्टिविटीज को मेजर करती है, पर इलेक्ट्रो की तरह नहीं बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो मतलब जो एक तरह से क्रिएट करके मैग्नेटिक चेंज क्या हो रहा है इस काल पर, उसको ये करती है। ठीक है, इसका जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है ये मैग्नेटो फील्ड एक मैग्नेटो इंसेफेलोग्राम का, वो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम से बेहतर होता है, फास्ट होता है। ठीक है, उसी तरह मेजर्स ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी,
मैंने आपको अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है, जिसमें मसल टेंशन और आई मूवमेंट को मेजर किया जा सकता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को भी मेजर कर सकते हैं, स्किन कंडक्शन और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज का। अब देखिए, उसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ नीचे मैंने किया है कि इजी मेजर्स करने के लिए जो ब्रेन वेव्स है, ठीक है, ए मेजर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, सम इजी वेव्स फॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक स्टेज ऑफ कॉन्शसनेस, सेरिब्रल पैथोलॉजी सच एज एपिलेप्सी। ये इस तरह का इजी आपका बनता है। एंड इवेंट रेट पोटेंशियल में आल्सो भी ऑफ इंटरेस्ट। तो ईआरपी भी जो है ईजी की तरह मापा जा सकता है। इलेक्ट्रो जो मायोग्राम, जिसको कहते हैं मसल टेंशन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राम या इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। और ईएमजी जो है मसल टेंशंस, खासतौर से जो स्किन के अंदर जो मसल्स है उसके टेंशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिलैक्सेशन वगैरह की ट्रेनिंग के लिए इस तरह के दिया जाता है, जो है इसको मापा जाता है, ठीक है। आप आएंगे आगे तो जब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब पता होगा, क्योंकि ये एमजी जो है ये फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल अराउजल से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रो आकुलोग्राम, ये जो आपके आई मूवमेंट्स हैं इनको मापने के लिए ये जो है ईओजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बैक और फ्रंट आई बॉल में जो डिफरेंसेस आते हैं उसके पोटेंशियल में, उसको मापने के लिए ईओजी, देखिए ये ऑक्लोग्राम इस तरह से होता है। यहाँ 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 चार तरफ जो है इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, सेंसर ऐसे लगा दिए जाते हैं, और देखिए इन दोनों साइड का और अपर लोअर का, तो एक करंट इधर दूसरा ऐसे इस तरह से करता है, ठीक है। उसी तरह से जो है इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटीज, स्किन का जो कंडक्शन है उसको मापने के लिए, तो आपने जो है स्किन कंडक्शन के बारे में सुना होगा, ठीक है। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी, आपके हाथ पाँव में जो पसीना होता है उसकी वजह से स्किन कंडक्शन लेवल, स्किन कंडक्शन रिस्पॉन्स, इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है। उसी तरह कार्डियोवास्कुलर, जिसमें है ब्लड वेसल्स और हार्ट, इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ये सब सारी चीज़ें मापते हैं, ठीक है। हार्ट रेट, हार्ट रेट को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी या ईकेजी, दोनों नाम चर्चित हैं, जो कि हार्ट बीट से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपको पता ही है कि जो है स्फिग्मो मैनोमीटर यूज करते हैं। और ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो जो है प्लेथिस्मोग्राफी जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लड के वॉल्यूम में जो चेंज होता है, ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में, उसको ये माप सकता है, ठीक है। तो तमाम तरह के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं उनको मापने के लिए अलग अलग ये मेजर्स बने हुए हैं। और ये ईजी ईसीजी ये सब सारी चीज़ें, ईकेजी, ब्लड प्रेशर, आप सब इन सबको देखेंगे तो आपने एक बहुत कॉमन नाम लाई डिटेक्टर सुना होगा, ठीक है। तो उसमें भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लाई डिटेक्टर कुछ है ऐसा खास चीज़ नहीं है, वो कॉमन नाम है, कोई टेक्निकल नाम नहीं है। उसका सही नाम होता है जो है पॉलीग्राफी टेस्ट, ठीक है। तो ब्रेन आपके बॉडी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसको रेस्टिंग फेज में और अराउजल फेज में माप करके इन सब का अध्ययन किया जा सकता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने जो ब्रेन एक्टिविटीज और नर्वस सिस्टम के लिविंग ब्रेन मापने के लिए जो तमाम तरीके आपको बताए। अब आपको कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी response from your side.
सर क्लियर है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सो वी विल मीट soon in next class. Thank you for today's class. थैंक यू सर। थैंक यू सर।